बना लिया था ना सीमेन आप लोगों ने। सो सीमेन बनाया था। सो सीमेन में हमारे पास में स्पर्म था, मतलब शुक्राणु था। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, है ना, शुक्राणु था और साथ ही साथ में क्या था बच्चे, सेमिनल प्लाज्मा। अरे क्या था, सेमिनल प्लाज्मा था। अब सभी जानते हो यार कि सेमिनल प्लाज्मा इन सबको मिलाकर हमने सीमेन यानी वीर्य बनाया था। ठीक है, हमने वीर्य बनाया था। अब इस वीर्य में शुक्राणु कितना होना चाहिए? ये सीमेन जो है जनरली मान लो 2 से 3 ml एक बार में आता है। 2 से 3 ml अगर एक बार में आता है तो शुक्राणु उसमें होने चाहिए कम से कम 20 से 30 करोड़। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसे कभी कभी बिलियंस में भी पाएंगे, पर 20 से 30 करोड़ होना चाहिए। कितना करोड़ जी? 20 से 30 करोड़ होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? 20 से 30 करोड़ होना चाहिए। अब अगर 20 से 30 करोड़ है, अब इनमें से डायरेक्टली जो अगर आप शुक्राणुओं को देखोगे तो यार ये मतलब ये इनको निषेचन भी तो करना है ना, निषेचन भी तो करना है ना। तो 2 से 3 ml जिसका पीएच लगभग जो है वही 7.3 के आसपास होता है, मतलब थोड़ा क्षारीय होता है। ये कैसा होता है बच्चे? थोड़ा सा क्षारीय होता है। अब ये क्षारीय क्यों है पता है आपको? ये क्षारीय क्यों है? क्षारीय स्पर्म यानी शुक्राणु बच्चे, स्पर्म यानी शुक्राणु, ठीक है। तो पीएच 7.3 क्यों है? क्योंकि इसे जाना है फीमेल की वेजाइना में, योनि में, और योनि होती है अम्लीय। तो यार ये वहां अगर जाएगा तो वहां अम्लीय, इधर क्षारीय। अगर वो अम्लीयता में मर गया तो, अगर वो अम्लीयता में मर गया तो इससे बचने के लिए यहां से हम लेकर जाते हैं उसे क्षारीय, ताकि अम्ल और क्षार मिले और दोनों न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, हाँ जी, क्षारीय जो होता है थोड़ा क्षारीय इसलिए क्योंकि जो वेजाइना है वो अम्लीय होता है, वहां अम्ल और क्षार के बीच में लड़ाई हो जाए और यहां पर पॉइंट होता है, वहां पर आप उसको मेंटेन कर सको। पक्की बात? पक्की बात, हाँ लिखना है ना जी, लिखना है। थोड़ा क्षारीय होता है। यह पीएच योनि में शुक्राणु की रक्षा करता है। शुक्राणु की अम्लीय पीएच, शुक्राणु की अम्लीय पीएच से रक्षा करता है, अम्लीय पीएच से रक्षा करता है, इसीलिए ये है रक्षा करता है। छोटी छोटी लाइनें हैं, बढ़िया लिखते चलिए और ध्यान से समझना। इस चैप्टर का यही खास बात है कि सीधी लाइन पे कुछ भी अपना क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है भाई। अब 20 से 30 करोड़ अगर है तो इसमें क्या होना चाहिए? तो 20 से बता रहा हूं, ओलिगोस्पर्मिया बता रहा हूं बेटा, 20 से 30 करोड़ में से यदि निषेचन करना है, क्या करना है? निषेचन मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे मेल के बारे में सुना होगा, उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती, उनमें निषेचन का गुण नहीं होता। तो अगर 20 से 30 करोड़ स्पर्म हैं तो इनमें से निषेचन के लिए 60% स्पर्म, जो 60% शुक्राणु होता है वो सही शेप, शुक्राणु आकार सामान्य होना चाहिए। ये सामान्य होने चाहिए, उनका आकृति आकार समान। जब हम बहुत सारी संख्या में कुछ चीज बनाते हैं ना, लड्डू ही अगर 100-200 बना रहे तो कुछ के लड्डू के शेप साइज बदल जाते, किसी में पूंछ नहीं, किसी में सर नहीं, किसी में कुछ नहीं, तो कमी हो जाती है। तो आकृति आकार सामान्य होने चाहिए, इनके सामान्य होने चाहिए। ये पहली बात, ये पहला गुण है। अगर आपको निषेचन करना है, बच्चे पैदा करना है, तो सबसे पहली बात 60% शुक्राणु सामान्य आकृति के होने चाहिए। उनमें से यही नहीं, उनमें से 40%, अब 60 का भी 40% भाग, 40% जो शुक्राणु हैं, शुक्राणु निषेचन की गति से, निषेचन के अनुरूप, ताकि निषेचन कर सके, अनुरूप गतिशील होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। ये 2 गुण होने ही चाहिए, गतिशील होने चाहिए, तब जाकर निषेचन हो पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर भैया आपके पास 20 से 30 करोड़ स्पर्म है तो 20 से 30 करोड़ स्पर्म में
20 से 30 करोड़ स्पर्म में आपके पास अगर निषेचन करवाना है तो ये गुण होना चाहिए कि उसमें से 60% के आसपास, लगभग मान लो 60% कितना होगा उसका कि 60 लाख मतलब 120 लाख, मतलब कम से कम 120 लाख के आसपास जो है, 130 लाख के आसपास जो है वो सही आकृति के होने चाहिए, और उनमें से 40% जो भाग होता है, कम से कम 30-35 लाख जो है वो गतिशील होने चाहिए, मूवमेंट करने वाले होने चाहिए, क्योंकि इनको बड़ा लंबा रास्ता तय करना है, योनि में जाना है, फिर गर्भाशय में जाना है, फिर निषेचन करना है, बड़ी ताकत चाहिए इनको। तो 60% बढ़िया गतिशील होना चाहिए। लेकिन यार एक मसला है कि यदि अधिकतर शुक्राणु, एक शब्द याद रखना, अधिकतर जो शुक्राणु है वो मृत हो, अधिकतर मतलब अधिकतर शुक्राणु मृत हो, तो उसे अपन कहते हैं एजोस्पर्मिया। ये वर्ड आप याद रखना। व्हाट इज एजोस्पर्मिया? एजोस्पर्मिया मतलब एक ऐसे मनुष्य के बारे में बता रहा है जिसमें स्पर्म है तो, पर ज्यादातर मरे हुए पैदा हो रहे हैं। एजोस्पर्मिया है, मरे हुए पैदा हो रहे हैं। ठीक है भाई, मरे हुए पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास में आ रहा है कि अगर 20 से 30 करोड़ जो है इनके पास, 20 से जो 30 करोड़ हैं, शुक्राणु से अधिक हुआ, अगर 20 से 30 शुक्राणु से अधिक हुआ, उससे अधिक से अधिक शुक्राणु हुए, अधिक होंगे, तो उसे अपन कहते हैं ऑलिगोस्पर्मिया। वो जो बच्चा पूछ रहा है, ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं कि भैया स्पर्म इसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इस नॉर्मल कंडीशन ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दो शब्द समझ गए, ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं, एजोस्पर्मिया कहते हैं, और ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एक लाइन बहुत पूछी जाती है, यदि जो स्पर्म है, स्पर्म 1 मिली मतलब क्या बोलना चाहिए, 10 मिलियन, जिसे एक मतलब 10 मिलियन कह सकते हैं, 10 मिलियन से कम हुआ, 10 मिलियन से कम हुआ, 1 करोड़ से मान लेते हैं कम हुआ, तो उसमें निषेचन की क्षमता नहीं होगी, उसमें निषेचित क्षमता नहीं होगी। इससे कम नहीं होना चाहिए, क्षमता नहीं होती। मतलब 1 करोड़ अगर होंगे तो वो जाते जाते ही मर जाते, वो जाते जाते ही मर जाते, वहां पर आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो अगर मरे हुए हैं तो आइस्पर्मिया कह सकते हो, ज्यादा मरे हुए हैं तो एजोस्पर्मिया कह सकते हो। अगर 20 से 30 करोड़ से अधिक स्पर्मिया हुए, सॉरी कम हुए, अधिक लिख दिया, कम सॉरी, कम हुए तो उनके पास में ऑलिगोस्पर्मिया होते हैं इसको। ठीक है, कम होंगे तो ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ठीक है, ऑलिगोस्पर्मिया कहते हैं कि भैया इसके स्पर्म बहुत कम हो गए हैं, कम नंबर हो गया है। अब कम का रीजन, अगर मृत मरे हुए हैं तो एजोस्पर्मिया, अगर स्पर्म है ही नहीं, यदि सीमेन में स्पर्म है ही नहीं, वीर्य में, सॉरी एक मिनट ना, वीर्य में शुक्राणु है ही नहीं, शुक्राणु है ही नहीं, ठीक है, शुक्राणु है ही नहीं, तब उस कंडीशन को अपन कहेंगे आइस्पर्मिया। आइस्पर्मिया मतलब भैया उसमें स्पर्म प्रेजेंट ही नहीं है। कुछ लोगों में स्पर्म बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है, स्पर्म वहां पर पाया ही नहीं जाएगा। तो हमारे पास 4 कंडीशन हो गई कि भैया एक तो सबसे पहली बात, स्पर्म ज्यादा मरे हुए हैं तो एजोस्पर्मिया, अगर जितना है उससे कम है तो ऑलिगोस्पर्मिया, अगर उससे और कम हो गया, मरे एकदम है ही नहीं, तो आइस्पर्मिया भी हो जाता है, आइस्पर्मिया भी हो जाता है। तो डेली पॉइंट याद रखना, ये इस तरीके से हो सकते हैं, स्पर्म बनता है लेकिन कभी कभी कम भी बनता है और कभी कभी मरे हुए पूरे भी रहते हैं, और इस तरीके से पूरी कहानी आगे की तरफ में बढ़ती चली जाती है कि भैया एक तो सबसे पहली बात मरा हुआ, या तो कम या तो है ही नहीं। 3 तरीके आपके यहां पर हो सकते हैं, ये स्पर्मिया की कंडीशन है। पर सामान्यता जो है वो सामान्यता 20 से 30 करोड़ स्पर्म यहां पर होने चाहिए। गॉट माई पॉइंट? क्लियर है यहां तक? डन सभी को? आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, और आज हम इस टॉपिक का सबसे मेन बिंदु
ठीक है, ये बात अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इन बिंदुओं पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि किस एज के बाद स्पर्म बनता है। स्पर्म शुक्राणु है, सीमेन माध्यम के साथ शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु उसके साथ शुक्राणु, आंख में नहीं है यार, ये गले में प्रॉब्लम हो गई है, गले में। चलो बंधु, तो यहां पर हम कहानी पहुंच गए, हम ग्रंथियों को पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे बच्चा वृषण के बारे में। तीसरा संरचना होगा वृषण के बारे में। रेडी गाइस? अब हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में, ठीक है। स्पर्म को बनने में 72 दिन का समय लगता है। टोटल पॉइंट जो है 72 दिन लगते हैं, 72 दिन का समय लगता है, ठीक है। उसमें स्पर्म बनता है कि नहीं बनता, ये बनने के बाद ट्रांसफर नहीं होता। सीमेन में स्पर्म नहीं होता तो उनमें स्पर्म बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जिनका अगर वो वास डिफरेंस को काट के बांध देंगे तब भी स्पर्म बनेगा, पर वो वापस एपिडायमस में अधिवृषण में जाकर, ठीक है, अधिवृषण में जाकर वहीं पर वो रह जाता है और अवशोषित हो जाता है। बाहर अगर नहीं निकला तो वो वहीं पर रुक जाएगा। 12 साल नहीं लगते भाई, 72 दिन लगते हैं स्पर्म को बनने में टोटल। 12 साल लग जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा यार। चलो अब बात करते हैं वृषण के बारे में। तो आओ एक बार समझ लेते हैं भाई वृषण को एक बार डिटेल में। पहली चीज तो ये है, ये वृषण का कोश है, समझना बंधु, है ना, वृषण का कोश है। इसके अलावा यहां पर ये स्ट्रक्चर है वृषण, और वृषण के ऊपर में यहां पर हमने पाइप बनाई है जिसका नाम है अधिवृषण। फिर से मैं एक डायग्राम बना देता हूं, देखो यही चीज होती है, हर चीज को डायग्राम बना बनाकर चीजें समझ सकते हो यहां पर। और ये पाइप बाहर की तरफ में चली गई जिसका नाम है वास डिफरेंस। ओके डन। और इसी का नाम तो स्पर्मेटिड कॉर्ड है, कल पढ़ाया था, याद होगा तुम्हें, याद है। इसे अपन कहते हैं वृषण नाल, कहते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड, याद होगा आपको, है ना, याद होना ही चाहिए। ये क्या है? ये है बेटा आपका शुक्रवाहक। इतनी बारी डायग्राम बनाओ कि सब याद हो जाए। अब हमारे पास ये भाग होता है अधिवृषण का, ये भाग कौन सा है? अधिवृषण का। अब ठीक है बंधु, एक बात बड़ी जरूरी है कि आपके अंदर वृषण है और ये वृषण कोश है। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर एक कोश है जस्ट लाइक एक डब्बा, और डब्बे के अंदर एक अंडा भरा हुआ है, अब बॉडी इतना चलती है यहां से वहां, यहां से वहां, तो वो तो लगातार ऐसे 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 मैश होता रहेगा, दिक्कत हो जाता होगा। तो दिक्कत अगर हो जाएगी तो यहां पर हमें एक संरचना चाहिए जो इसकी संरचना को वृषण कोश से जोड़ के रखे। ये एक संरचना मैंने बनाई है जो वृषण और वृषण कोश के बीच में होती है। ये एक्ट लाइक कि जैसे मटका को रखने के लिए एक स्टैंड लगता है, वैसे ही वृषण को रखने के लिए भी एक स्टैंड लगता है। और इस स्टैंड को हम कहते हैं बेटा गुबर्नाकुलम। सारे बच्चे याद रखना, व्हाट इज गुबर्नाकुलम? गुबर्नाकुलम का मतलब यह है कि यह वृषण को वृषण कोश से जोड़ता है, वृषण को वृषण कोश से जोड़ता है। सो वृषण कोश से जुड़ जाएगा, ये गुबर्नाकुलम का काम है। किसका काम है बच्चे? गुबर्नाकुलम का काम है। स्पर्मेटिड कॉर्ड, वृषण नाल, गुबर्नाकुलम वृषण को वृषण कोश से जोड़ता है। ये पहली बात हो गई। 3 आवरण बताए थे मैंने आप लोगों को, मुझे फटाफट बता दो वृषण के आवरण, जल्दी जल्दी बता दो तो तुम्हारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं 3 बार बना चुका हूं, सिर्फ लिखूंगा मैं यहां पर। वृषण के आवरण के 3 नाम कमेंट पे जल्दी बताओ। अभी कमेंट मत करो बेटा, मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो चीज मेन काम की है बस वही देख रहा हूं, है ना। अभी मैं कुछ और फालतू बात अभी अपन नहीं करेंगे, मैं देख लूंगा, बीच में बात कर लूंगा मैं आपसे। वैसे भी गर्दन दर्द करे, बहुत देर में लिख नहीं पाऊंगा तो फिर आपसे बात ही करूंगा, टेंशन मत लो। तो वृषण के 3 आवरण है, कौन कौन से बच्चे? तो पहले का नाम मैंने याद कराया था आपको, ट्यूनिका वेजिनैलिस, याद आया कुछ? वेजिनैलिस, रिवीजन हो गया तुम्हारा एक बार। दूसरा नाम आया ट्यूनिका, ट्यूनिका नॉट ट्यूनिया, सॉरी, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, एल्ब्यूजीनिया ये दूसरा नाम है। और तीसरा नाम आता है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वासाकुलाटा,
ट्यूनिका, वासाकुलाटा, ये एक वर्ड आता है जिसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ये 3 आवरण आपको याद रहने चाहिए, वेजिनालिस, एल्ब्यूजिनिया, वेसिकुलाटा। वेरी गुड एके कुमार, बहुत सुंदर। वृषण के आवरण 3 आवरण है, ये बाहरी, बाहर, मध्य और ये हो गई बात आंतरिक। बढ़िया, चलो इतनी बात हमने ध्यान से समझ ली है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। अब किसी साइंटिस्ट ने यहां से कार्यक्रम शुरू किया, टीएस ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस को बाहर से तो जान गए यार बंधु, अंदर से जानते हैं, तो अंदर से हम कैसे जानेंगे? वृषण का अनुप्रस्थ काट, वृषण के अनुप्रस्थ काट को देखा हमने, जब काटा उसे वृषण को ऐसा कट करके, तो पता चला इस वृषण के अंदर, इस वृषण के अंदर, एक वृषण के अंदर बहुत सारे ऐसे गोल 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 बहुत सारे लोब आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे लोब दिखाई देंगे। और यह माना जाता है कि इन लोब को हम मान लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल, ये है वृषण पालिका, वृषण पालिका। तो अभी मैंने 4-5 ही बनाए हैं, पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि भैया हर वृषण में 200 से 250, वैसे एनसीईआरटी 250 आजकल लिखती है, तो सिर्फ आप 250 ही लिखोगे। वृषण में 250, 250 क्या होती हैं? वृषण की पालिकाएं। क्या होती हैं बच्चे? वृषण की पालिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 250। ऐसे गोल 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 पालिकाएं होती हैं। कितनी पालिकाएं होती हैं? 250। ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है 250, तो आप 250 रखना, पर इसे चेंज कर सकते हो 200 से 250। ये एनसीईआरटी में अगर ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो याद रखना 250 इज अ कॉमन कैरेक्टर, और 200 से 250। कई बुक में 250 से 280 ऐसा भी लिखा रहता है, पर ज्यादातर पीवाईक्यू में आपको यही नाम मिलेगा, वृषण पालिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है भाई। वृषण पालिकाओं के अंदर क्या होता है याद रखना, वृषण की इकाई कहते हैं इसे, वृषण की इकाई यही है, वृषण की इकाई कहते हैं इसे, यही है वृषण की इकाई, पालिकाएं। फिर एक अगला क्वेश्चन आता है कि हर पालिका के अंदर, हर पालिका में 1 से 3 क्या होता है बच्चे? शुक्रजनक नलिका। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकदम लाइन से लिखते चलना, मैं डायग्राम फिर बनाता हूं। शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। तो हर पालिका के अंदर, ठीक है, तो हाँ, मतलब आप उसे 200 से 250 ही लिखना है। एनसीईआरटी 250 लिखती है, ये फिक्स है, आप उसे आगे पीछे कर सकते हो, उसका नहीं। 250 गलत नहीं होना चाहिए, 250 गलत नहीं चाहिए, ठीक है बात। यहां पर पॉइंट याद रखना, हर पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका है, मीन्स इसे इंग्लिश में कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहीं 1 भी हो सकती है और कहीं 1 से 3 भी हो सकती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भी हो सकती है शुक्रजनक नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, शुक्रजनक नलिका भी कहते हैं। तो 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, 250 पालिकाएं हैं। डेटा बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये 2 बातें आपके दिमाग में याद रखना है। चलो भाई, अब आते हैं डायग्राम में, समझते हैं। अगर हम इसके डायग्राम को समझेंगे तो देखो यार, अगर मैं साइड से देखूं तो कैसा दिखाई देगा पता है? ये ऐसा दिखाई देगा कि ये एक लोब है, इसको मैंने ऐसे ऐसे काटा, ये एक है, ये दूसरा वाला भाग है, ठीक है, ये, और ये तीसरा वाला भाग है, ये एक लोब में है, ठीक है, और ये पाइप आगे चली गई, ये एक लोब में है। फिर दूसरे लोब में दूसरा वाला पार्ट भी है, ये दूसरा लोब है मान लो, और ये दूसरा लोब बनाया जा रहा है, ऐसा ऐसा करके, ऐसे करके 300 लोब इनके पास में पाए जाते हैं, और फिर ये आगे की तरफ में ऐसा मिलता चला जाएगा, ये लोब कहते हैं इसको। अगर हम इसके डायग्राम को डायरेक्टली कट करके ऐसा बना दें, ऐसा काट दें और बना दें, तो हमें क्या समझ में आएगा वो बनाते हैं। यही है शुक्रजनक नलिका, ये एक लोब है, ये एक लोब है,
ये दूसरा लोब है। ऐसा करते हुए 250-300 पालिकाएं आपको मिलेंगी। ये है पालिका। ऐसे ही आपको 250-300 पालिका आपको मिलेगी। पालिका के अंदर जो है वो शुक्रजनक नलिका आपको एक ऐसा मैंने दिखाया है, ऐसे बहुत सारे रहेंगे शुक्रजनक नलिका आपको दिखाई देंगी। अब अगर उस पालिका को ओवरऑल देखें कि उस पालिका में आपको दिख क्या रहा है, उस पालिका के अंदर आपको दिख क्या रहा है, तो आइए बनाते हैं पालिका। 3 पालिकाएं थी, ये मान लो एक लोब बना रहा हूं मैं, ये एक पालिका है। सिर्फ एक पालिका अगर हम समझ गए तो हम सब समझ गए। ये पालिका है, एक लोब है, ठीक। इस लोब के अंदर हमें बनाना है 3, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया मान लो, और ये तीसरा भाग हो गया साइड से मैंने देखा तो। ये 3 भाग आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले पालिका के अंदर आपको दिखाई दिया शुक्रजनक नलिका। बहुत ध्यान समझना बच्चे, जल्दी समझ में आएगा। शुक्रजनक नलिका शुरू से पढ़ाते आ रहा हूं तो अभी तक आपको ये याद भी हो गया होगा कि ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। तो एक पालिका के अंदर, पालिका मतलब लोब, एक लोब, एक लोब एक पालिका, एक लोब एक पालिका। तो शुक्रजनक नलिका है 3, मान लो जनरली 2, 3, 1 जितना भी रहेगा। खाली जगह का नाम क्या है? इस खाली जगह का नाम होता है अंतराली। है शुक्रजनक नलिका और अंतराली अवकाश। डन। 2 बातें क्लियर में, समझ में आ गई, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक शुक्रजनक नलिका और एक अंतराली अवकाश, ठीक है भाई। शुक्रजनक नलिका के अंदर कौन कौन है? इसके अंदर हमें कुछ 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी। तो मान लो मैंने एक येलो येलो कोशिका बना दी, ये एक कोशिका ये दिखा दो। एकदम ऐसा डायग्राम बनाओ जो तुम्हें पूरी थ्योरी याद करा दे, लिखना ना पड़े बच्चे, थ्योरी ना लिखना पड़े, डायग्राम में ही सारी चीजें अगर तुम्हें दिख रही हैं तो तुम बढ़िया पढ़ रहे हो। तो ये एक संरचना हुई। और दूसरी संरचना मान लो एक और प्रकार की बना दी है, ये ब्लू 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 बना दी है। मान लो कितने प्रकार की कोशिका दिख रही बंदो तुम्हें? शुक्रजनक नलिका के अंदर तुम्हें 2 कोशिकाएं दिख रही हैं और उन दोनों कोशिकाओं का नाम बताना है। शुक्रजनक नलिका के अंदर कौन कौन दिख रहा है? शुक्रजनक नलिका के अंदर आपको दिख रहा है सबसे पहला पार्ट, ये 2 कोशिकाएं हैं, याद रखना। इसका पहला नाम जो येलो है, क्या नाम रख दें? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरी कोशिका जो आपको दिख रही है, ब्लू ब्लू दिख रही है, इसका नाम होता है सर्टोली कोशिका। क्या करती है बाद में समझेंगे। शुक्रजनक नलिका के अंदर कितने कोशिका हैं? 2 कोशिका, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी कोशिका का नाम क्या है? सर्टोली सेल। बहुत बढ़िया। सर्टोली सेल के दूसरे तीसरे नाम भी हैं, आप इसे लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। नर्स कोशिका, ये आप इसका नाम यहां पे लिख लेना, बढ़िया पोषण ओषण देती है, बहुत ध्यान रखती है स्पर्म का, इसलिए इसका नाम सर्टोली रखा, नर्स रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? नर्स रखा गया है इसका नाम। ये 2 कोशिकाएं मिलकर शुक्रजनक नलिका के अंदर में है। डन, बढ़िया। अब खाली जगह पे कौन है यार? खाली जगह पर पहली चीज तो ये याद रखना, ये रेड 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 बना देता हूं मैं। ये रेड रेड का मतलब होता है इनके पास धमनी है, रेड वाला भाग का मतलब होता है इनके पास धमनी है। इसके अलावा कुछ ब्लू पार्ट भी बना देता हूं, मतलब इनके पास सिरा भी है, इनके पास धमनी और शिरा यहीं पर पाया जाता है। ये भी याद रखना, इनका नाम होता है रक्त वाहिकाएं, ये यहां पर पाई जाती है, ठीक है। रक्त की वाहिकाएं पाई जाती हैं कहां पर? अंतराली अवकाश में, ठीक है।
फिर हमारे पास अगली और संरचनाओं को देखा गया तो इनके पास कुछ और भाग दिखाई दे रहा है जिसे हम कुछ अलग अलग तरीके की कोशिकाएं कहते हैं। ये देखो बेहतरीन कुछ कोशिकाएं और बना दो, इसे किसी और कलर से बनाते हैं, मान लो इसे हम बना देते हैं व्हाइट कलर से। ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, ये कोशिका हो गई, कुछ और कोशिका आपको दिख रही है। इन कोशिकाओं का नाम हमने रख दिया, मान लो इसका नाम है बेटा अंतराली कोशिका। क्या नाम है बच्चे इसका? अंतराली कोशिका। इसी कोशिका का दूसरा नाम होता है लीडिग कोशिका। क्या नाम होता है बच्चे? लीडिग कोशिका। याद हो गई बच्चे? लीडिग कोशिका के अलावा और है क्या कुछ इनके पास? हाँ जी, और भी कुछ है, इन्हें मान लेते हैं। ऐसा लाल 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 एक दो कोशिका और बना दो, ऐसे कोई भी कलर का। लाल कलर की जो कोशिका का नाम है इसे हम कहते हैं भक्षाणु कोशिका। आपने सुना होगा ना, हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो भक्षण करती हैं, जैसे मोनोसाइट, जैसे मोनोसाइट, ये सारी कोशिकाएं होती हैं, ये सब इसमें पाई जाती हैं। तो आपको क्या क्या दिखा? आपको क्या क्या दिखा? हाँ पढ़ेंगे ना निधि प्रजापति, धैर्य रखिए, वो सब तो बताएंगे, बात करेंगे। अभी सिर्फ ये चीज देखो यार कि शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका के अंदर दो कोशिका है, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका। और अंतराली अवकाश जो है उसमें दो कोशिकाएं आपको दिखाई दी, एक अंतराली आपके कोशिका और दूसरे का नाम है भक्षाणु कोशिका। ठीक है, एक कोशिका और ये न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट भक्षाणु कोशिका फैगोसाइटोसिस वाली यहां पर पाई जाती है। मेरे को 1 मिनट देना, मैं 1 मिनट दवाई बस खा के आ रहा हूं बेटा ना, 1 मिनट देना बस मुझे, आ गया बस। हाँ ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास में ये होता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग इन सब चीजों के बारे में काम करेंगे कि शुक्रजनक नलिका अंतराली अवकाशिका है और इनके विषय में हमको बात करनी चाहिए। ठीक है बॉस, चलो तो अब हमने ये देखा, देखो देखो फटाफट समझो। अब एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, सारे बच्चे ध्यान समझना। ठीक है, ये वृषण है, सारे बच्चे इस फ्लो चार्ट को याद रखा। वृषण है, वृषण में 250 पालिका है, वृषण में 250 पालिका है, पक्की बात। हर पालिका में, और पालिका में क्या क्या है? पालिका में है दो चीजें। ये देखो ऐसे फ्लो चार्ट बना के याद कर लेते हैं तुरंत। पालिका में है दो चीजें, एक का नाम क्या है? अंतराली, अंतराली अवकाश। पहली संरचना क्या है बच्चे? अंतराली अवकाश। और दूसरा नाम क्या है? शुक्रजनक नलिका। का नाम है इसका शुक्रजनक नलिका। ठीक है बॉस, ये दो बात समझ में आ गई। तो अब अंतराली अवकाश के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? अंतराली अवकाश के अंदर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा अंतराली कोशिका। ये उसी चीज को याद करने का फ्लो चार्ट है। इसके बाद आपको दिखाई देगा भक्षाणु कोशिका। क्या नाम दिखेगा इसका? भक्षाणु कोशिका। और तीसरे का नाम होता है रक्त वाहिनियां। रक्त की वाहिनियां भी, कभी क्वेश्चन आता है कि रक्त वाहिनियां कहां होती हैं जी? बनना अंतराली अवकाश में। इसका दूसरा नाम होता है अंतराली कोशिका के अलावा लीडिग कोशिका। कौन सी कोशिका बच्चे? लीडिग कोशिका। तो ये है अंतराली अवकाश के अंदर। अब आपको ये याद होना ही पड़ेगा। और शुक्रजनक नलिका के अंदर मुख्यतः दो कोशिका है, एक का नाम है आपके पास में क्या बोलते हैं उसे? स्पर्मेटोगोनिया, हिंदी में लिख देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे जाकर स्पर्म बनाएगी। और दूसरी कोशिका का नाम है बच्चे सर्टोली।
सर्टोली कोशिका। गॉट माय पॉइंट? यहां तक बिंदु आपको याद करने हैं। अब इसको फिर मैं आगे डिटेल करूंगा मैं। हाँ जी भाई, पक्का? ठीक है, यहां तक क्लियर? सारे बच्चे याद को ध्यान पे रखने का है और सारी बातें आपके अंदर सामने दिख रही हैं। ये पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया है ये इसका फ्लो चार्ट है। वृषण है, वृषण में 250 पालिकाएं हैं, पालिका में अंतराली अवकाश है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका है, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका है। हो गई कहानी खत्म। और क्या, यही तो फ्लो चार्ट होते हैं और ऐसे ही पूरा याद होता है और सब बच्चों को यहां पर याद होना चाहिए। अरे लोब ही है यार, पालिका का मतलब ही लोब होता है, इसी को तो टेस्टिकुलर लोब कहते हैं जी। पालिका का इंग्लिश मतलब ही लोब होता है, पालिका में लोब नहीं होते, पालिका में नलिका होते, शुक्रजनक नलिका। सब क्लियर? हाँ, भक्षाणु मतलब फैगोसाइटिक, भक्षाणु को इंग्लिश में कहते हैं फैगोसाइटिक सेल। यहां तक हमारी कहानी क्लियर हो गई। अब हम सबके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। यहां पर सबके बारे में मेन यही बात है, वृषण जो है इस तरीके से पार्ट बनता है। लंबाई चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना हो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब कभी नहीं पूछा कितना सेंटीमीटर लंबा, कितना सेंटीमीटर चौड़ा, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबाई कैसी, ये सब चीज नहीं पूछी जाएगी। ये सब बस ऐसी लिखा रहता है एनसीईआरटी में। चलो बस, अब आगे बात करते हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं शुक्रजनक नलिका को। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं शुक्रजनक नलिका को। शुक्रजनक नलिका के विषय में कहा जाएगा कि यह जर्मिनल कोशिका से बनी होती है। जर्मिनल कोशिका मतलब वो कोशिका, जर्मिनल उपकला, जर्मिनल उपकला से बनी होती है। अब ये जर्मिनल उपकला का मतलब क्या होता है यार? होती है, जर्मिनल उपकला मतलब जो आगे जाके युग्मक निर्माण करेगी, जो आगे जाकर युग्मक निर्माण करेगा। तो जर्मिनल उपकला से बनी होती है यहां स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया को आप कह सकते हैं नर जर्म कोशिका। एक बात हमेशा बॉडी में याद रखना बेटा, हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिका होती है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक का नाम है सोमैटिक और दूसरे का नाम है जर्म। सोमैटिक मतलब पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर, ये पूरा वो है। लेकिन जो वृषण स्पर्म और ओवा बना सकता है अंडाशय में, बस वही भाग जो है जर्म कोशिका कहलाती है। जननिक उपकला इसे अपन कहते हैं। आप इसे इंग्लिश हिंदी में एक और शब्द दे सकते हैं, जननिक उपकला। इस भाग को हम जननिक उपकला कहते हैं कि ये भाग यहां पर बनी है, नर जर्म कोशिका पाई जाती है, नर जर्म कोशिका बनाती है। नर जर्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया को अभी मैं शॉर्टकट में बता देता हूं कि यह बाद में डिटेल करेंगे इसे। स्पर्मेटोगोनिया जो है, यही जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, कौन सा विभाजन करके, भूले तो नहीं हो ना? कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन कर शुक्राणु निर्माण करता है। यही आगे जाकर शुक्राणु का निर्माण करता है। तो बहुत सारा काम करता है भैया, शुक्राणु निर्माण करता है, ये बहुत काम करता है। शुक्राणु निर्माण का काम ही हमारा स्पर्मेटोगोनिया ही करेगा, उसी के हिसाब से ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है भाई, विभाजन कर लिया, इसका ज्यादा काम नहीं है, बस इतना ही कहानी यहां पर बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जो सर्टोली है, कुछ तो इसके ऑफिशियल काम है। सर्टोली कोशिका, अच्छा आपसे पूछ, स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है? द्विगुणित होता है। स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब सर्टोली कोशिका दूसरी कोशिका है, ये भी द्विगुणित ही होगी, इसके बारे में कोई शक नहीं है। इसके 2, 3, 4, 5, 6 काम है। 1, 2 तो मुख्य है, पहले वो बता देता हूं। यह मतलब विकासशील स्पर्म को, विकासशील जब तक वो स्पर्म बन रहा होता है,
विकासशील शुक्राणु को पोषण देता है। तो विकासशील शुक्राणु को पोषण देता है और पोषण देने का काम जो है वो पहला है सर्टोली कोशिका को। ठीक है भाई, पोषण देता है, इसलिए इसका नाम क्या है आपको पता है? इसलिए इसे कहते हैं, इसलिए इसे नर्स कोशिका कहते हैं। नर्स मतलब क्या होता है? ध्यान देने वाला। नर्स का मतलब क्या होता है? ध्यान देने वाला। नर्स कोशिका कहते हैं। तो ये बहुत ध्यान देता है भैया, इतना पोषण पालेगा पोसेगा शुक्राणु को तो नर्स कोशिका नाम तो पड़ेगा। तो विकासशील शुक्राणु को पोषण देगा। और दूसरी, हां जी वही प्लांट में जो टैपेटम, यही बात कह रहा हूं। देखो पोषण देने वाले हजारों हैं, लेकिन जो बनते समय पोषण, बनने के बाद पोषण, मुक्त होने के बाद पोषण, ये सब कुछ आपको बड़ा अलग अलग चीज पहलाया जाएगा। पूरा पालता पोसता है जी। नया बनने वाला जो कोशिका है वो नर्स कोशिका की तरह काम कर रहा है, ये सर्टोली कोशिका यहां पर कहते हैं। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात होती है, ये एक बार ना नीट में क्वेश्चन, एम्स में क्वेश्चन आया था, यह सिर्फ स्तनधारियों में होती है। आपको पता है स्तनधारियों का गुण है, सिर्फ स्तनधारी में होती है। स्तनधारी के अलावा बाकी जितने भी कोशिकाएं, बाकी लोग भी तो स्पर्म बनाते होंगे ना, है ना, मतलब जो आपका सरीसृप है, फिश है, उन सब में भी होता है। तो उन सभी में जो पॉइंट आता है, उन सभी में सिर्फ स्तनधारियों में होती है, सभी स्तनधारियों में होती है। ठीक है बॉस? तो यहां पर वो नर्स कोशिका है, वही स्तनधारी में पाई जाती है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं। अब इसका पहला काम, एक बात मैं बताता हूं और कार्य बताता हूं, दूसरे नंबर का कार्य बताता हूं मैं आपको। इसको पहला काम पोषण देना है। अब कुछ काम जो है अनऑफिशियल है, जो पूछे नहीं जाते पर आपको जानकारी जरूरी है। जैसे अगर आपके पास में स्पर्म है, मर गया, बनते बनते ही मर गया, नहीं निकला बाहर, क्या करें उस स्पर्म का? क्या करें उस स्पर्म का? तो सर्टोली कोशिका अगर बचाते बचाते कोई मर जाता है तो नर्स का भी यही काम होता है ना भाई, कि उसे अब अच्छे से पैक करके पोस्टमार्टम करके बाहर भेज दे कि जाओ भाई, अब यहां पे से तुम्हारा तो नहीं बचा पाए तो जाओ यहां से। तो प्यार से मार डालना भी काम होता है नर्स का, पहला काम। दूसरा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि भाई हमारी कोशिका है, हमारी कोशिका को एक आदत होती है कि हमारी बाहर की कोशिका कोई हमारे शरीर में नहीं आनी चाहिए, बाहर से कोई कोशिका हमारे शरीर में नहीं आनी चाहिए। हम उसे एंटीजन समझते हैं, हम उसे एंटीजन समझते हैं, हम उसे मार देते हैं। तो आखिर 12 साल के बाद जब हमारे शरीर में स्पर्म बनता होगा तो क्या हमारा शरीर उसको नहीं देखता होगा? हमारा शरीर उसको नहीं देखता होगा, उसको कहता होगा ये कौन आ गया। जस्ट एग्जांपल के लिए, तुम्हारे घर में, तुम अपने घर में रहते हो, तुम्हारा कुत्ता तुमको पहचानता है, तुम साल भर के बाद घर जाओगे तो कहा तुम्हारा कुत्ता पहचानेगा तुमको? नहीं पहचानेगा। डेंस लेयर, सघन आवरण, डेंस लेयर, समझे बात को? कहते नहीं पहचानेगा। तो जब नहीं पहचानता तो वही काम नहीं यहां पे भी है। तो सर्टोली कोशिका नर्स बताती है उसको, जाके बताती है कि उसको जाके बताती है ना 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 ना, अपना ही मुन्ना है, बाहर 12 साल बाद भले आया है लेकिन आया अपना ही है। वैसे ही है कि जब अगर कोई चीज ज्यादा दिन के बाद आती है अपने शरीर में ही, लेकिन वो बहुत दिनों बाद आई है तो उसको शरीर को नहीं पहचान पाता। तो जब बहुत नहीं पहचानता है तो उसको भूखने लग जाता है। फिर नर्स कोशिका जाके बताती ना ना ना, अपना ही है ये, इसको मारना नहीं है। तो इसके 2-3 काम बहुत अच्छे होते हैं, पहले ध्यान से सुनना। मृत, ये कभी कभार पूछा जाएगा तुम्हें, मृत शुक्राणुओं का भक्षण करना, मृत शुक्राणुओं का भक्षण करना, नए शुक्राणुओं को, मतलब मरे हुए शुक्राणुओं को भक्षण करना, मतलब उसको मार के, मरा हुआ ही है उसे दफना देगा, आगे करता है, भक्षण करता है, पहली बात हो गई। दूसरा, स्पर्म और हमारे पास में जो दूसरा पार्ट होता है ना, ये स्पर्म और स्पर्म जो होता है और वृषण
वृषण के बीच में एक बैरियर काम करता है, उसे अपन कहते हैं रोधक। रोधक का आधार है, रोधक का आधार है। इस लाइन को समझने के लिए ऐसा है कि भैया रक्त में जैसे ये मिलेगा, रक्त में जैसे ही मिलेगा उसको देखकर लगेगा है ये कहां से आ गया, तो रक्त उसको मारने लग जाएगा। तो यहां पर याद रखना, यहां स्पर्म को, इसको लाइन से समझना, यहां शुक्राणु को, शुक्राणु को एंटीजन की तरह बिहेव, एंटीजन रिएक्शन से, एंटीजन अभिक्रिया से बचाता है, एंटीबॉडी अभिक्रिया से बचाता है, ऐसा लिख लेना, एंटीबॉडी अभिक्रिया से बचाता है, कि मरने से बचाता है कि नहीं अपना है, एंटीबॉडी अभिक्रिया से बचाता है, उसे कहता है कि नहीं अपने ही शरीर का है, बचाता। इस लाइन को अपने हिसाब समझ लेना कि वृषण और उनके बीच में रोधक की तरह काम करता है, और रोधक जो है ना वो रोधक बना के रखता है कि ना 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 ना, ना। जैसे पापा मारने लग जाते तो मम्मी बचाती ना तुमको बीच में आके, वैसे ही है ये मतलब स्पर्म वृद्धर जो ब्लड बैरियर है, ये वृषण के बीच में, उनके बीच में रोधक का काम करता है, उसको मारना चाहता है, ठीक है, उनके बीच में मारने की कोशिश करता है। रक्त है, सॉरी यहां पे लिख लेना रक्त, रक्त वृषण रोधक, रक्त वृषण के अंदर आना चाहता है, उसको मारना चाहता है, उसको मारना चाहता है, लेकिन मारते मारते उसको बचाने का काम करते बीच में, ना 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 इसको नहीं मारना, अपना ही मुन्ना है। कुत्ता जैसे तुम्हारे साथ में आ जाएगा तो यहां पर कुत्ता जब आएगा तो उसके बीच में रोकने का काम कोई करता है ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यहां पर पॉइंट को आप लोगों को याद रखने हैं, इन चीजों को आप लोगों को पॉइंट बनाकर याद रखना है। तो ठीक है भाई, ये शुक्राणुओं को भक्षण भी करता है, रक्त वृषण रोधक का आधार है, एंटीबॉडी अभिक्रिया से बचाता है। और क्या करता है, और चौथा काम है, अरे इतना समस्या नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस दर्द हो जाता है टेढ़ा करने में, ज्यादा टेंशन नहीं। सुबह से क्लास ही ले रहा हूं, ऐसे ही ले रहा हूं मैं, तो अब आखिरी वाले में थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम लोग हो जाओ। इनिबिन हार्मोन मुक्त करता है। अब ये क्या है भैया, इनिबिन हार्मोन मुक्त करता है, इसका भी एक बहुत बड़ा काम है, इनिबिन हार्मोन मुक्त करता है। इनिबिन का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना बस बच्चे, है ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर बंद कर देंगे। इनिबिन हार्मोन क्या करता है, यह शुक्राणु जनन के चक्र के दौरान, शुक्राणु जनन के संपन्न हुए बिना दूसरे चक्र को रोकता है, दूसरे शुक्राणु जनन के चक्र को रोकता है। इसका मतलब समझो, बताता हूं मैं पहले। शुक्राणु जनन के चक्र को रोकता है, व्हाट इज दिस, इसका मतलब क्या है। तो यार एक बात बताओ, जैसे मान लो एक बार शुक्राणु जनन स्टार्ट हो गया, एक बार सब्जी बनना प्रारंभ हो गई, तो सब्जी बनी नहीं, उसके बाद बीच में फिर सब्जी डाल दोगे क्या, नहीं डालोगे, ठीक है। तो आप एक जब प्रक्रिया शुरू हुई है, पूरा हो जाए, उसके बाद फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू करना, बीच में फिर से शुरू कर दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सर्टोली कोशिका बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। पहला, पोषण देने का काम करेगी, आप इसे लिख लेना। दूसरा काम जो है, नर्स कहते हैं इसको, या सिर्फ स्तनधारियों में पाई जाती है, शुक्राणुओं का भक्षण करेगी, वो भी मरे हुए शुक्राणुओं का। और इसके बाद ये रक्त वृषण रोधक का आधार है, मतलब उनके बीच में, जैसे हमारे और पापा के बीच का कौन है, क्या बोलते हैं, रोधक कौन है हमारे बीच में, बैरियर। पिताजी के गुस्से को हम तक पहुंचने कौन नहीं देता, हमारी माँ। वैसे ये नर्स कोशिका है जो नहीं पहुंचने देती मारने वाले को, है ना, एंटीबॉडी अभिक्रिया से बचा लेता है कि यार नहीं मारो मत उसको। और इनहिबिन हार्मोन मुक्त करता है कि यार ठीक है, कि ये आगे बढ़ रही है प्रक्रिया, बढ़ने दो, एक बार पूरा हो जाने दो, बार बार उसको फिर से शुरू मत करो, पहले एक बार हो जाने दो पूरा कार्यक्रम, हुए बिना दूसरे शुक्राणु जनन को चक्र को रोकता है। इट्स ऑल अबाउट सर्टोली कोशिका। इतने कहानियों को आपको ध्यान पे रखना है, समझ रहे मेरी बात, ये बात हो गई। इसके बाद 5वें नंबर की एक और बात आती है। आज से 3, 4, 5 साल पहले जब हम हार्मोन्स को पढ़ते थे तो कहा जाता था कि हमारा नर का मुख्य हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। मुख्य हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन कहते थे उसको, पर आजकल उसे एस्ट्रोजन कहते हैं। नाम सुना है, सॉरी एंड्रोजन कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं उसको। तो उसके पीछे संबंध क्या आपको पता है?
यह बनता अभी भी टेस्टोस्टेरोन ही है, बनता अभी भी टेस्टोस्टेरोन ही है। और टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन में, किसमें बेटा, एंड्रोजन हार्मोन में बदलता है, हार्मोन में बदलता है। ये आजकल नया हार्मोन पढ़ाया जाता है, बदलता है, एंड्रोजन कहते हैं। पहले टेस्टोस्टेरोन पढ़ाया जाता था, फिर पता चला कि टेस्टोस्टेरोन अकेले काम नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एंड्रोजन में बदलता है, उसके बाद काम करता है और उसके बाद आगे कहानी को बढ़ाता है। मेरी बात समझ में आ गई? एंड्रोजन हार्मोन में बदलता है, ये टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन में बदलता है। यह काम भी इसी का है, ये काम भी इसका होता है। हाँ, 12 साल की एज में शुक्राणु 12-13 साल के बाद में बनना शुरू होता है। इस तरीके से पॉइंट आगे बनता है। तो ठीक है भाई, आगे समझते हैं। अब हमारे पास में दूसरे नंबर की कोशिका एक और आ गई, दूसरे नंबर की कोशिका आ गई जिसका नाम है लीडिक, लीडिक कोशिका। इसको समझ लो हल्का हल्का। जब अपन लीडिक कोशिका को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अंतराली कोशिका को। अब अंतराली कोशिका के बारे में क्या पढ़ सकते हैं भाई? यह कोशिका, यह कोशिका, यह कोशिका हाइपोथैलेमस, मतलब पिट्यूटरी, मतलब कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम मैं बताऊंगा बाद में, FSH, LH, ये बताऊंगा मैं आपको। कोशिका एंड्रोजन मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है बेटा? एंड्रोजन हार्मोन मुक्त करती है। और एंड्रोजन हार्मोन जब मुक्त करेगी तो इससे मुक्त करती है, और एंड्रोजन मुक्त करती है। यह कौन सा हार्मोन है भाई? यह हार्मोन, यही हार्मोन जो है शुक्राणु जनन को बढ़ावा देता है, शुक्राणु जनन को प्रारंभ करता है, शुक्राणु जनन को प्रारंभ करता है। तो बस हो गई कहानी खत्म। लीडिक कोशिका भी काम हो गया और हमारी सर्टोली कोशिका का भी काम हो गया। इस तरीके से ये पॉइंट यहां पर बनता। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, आजकल इसे एंड्रोजन कहा जाता है, और टेस्टोस्टेरोन से एंड्रोजन से सर्टोली बनाती है, पर आपके काम का एंड्रोजन है तो मुख्य रूप से आप इसे एंड्रोजन को याद रखना। ये लीडिक कोशिका एंड्रोजन स्त्रावण करेगा और इसी तरीके से शुक्र जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और यही हार्मोन का हमारा काम है। मैंने वृषण के बारे में जितनी बात बतानी थी वो सारी बात हमने बता दिया है। हाँ जी, इनहिबिन नहीं, ये हार्मोन जो हमारा सर्टोली कोशिका मुक्त करती है उसमें से इनहिबिन आ जाता है। हार्मोन ये भी है कि वो करता है, ठीक है, लेकिन करता है यहां पर सर्टोली कोशिका ही करती है और उसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है। ठीक है भाई, तो ये शुक्राणु जनन को प्रारंभ करता रहता है, एंड्रोजन मुक्त करते हैं, हार्मोन शुक्राणु जनन को प्रारंभ करता रहता है। ठीक है भाई, पक्का ना? डन यहां तक? अरे हो गया भाई, बड़े मेरे ख्याल के मेरे पुत्रों, बहुत अच्छा है। पढ़ो यहां पर लीडिक कोशिका, अंतराली कोशिका जो है, यहां पर ये कहानी बन जाती है। इतना भाग हमारे वृषण को कंप्लीट कर गया, इतना भाग हमारे वृषण को कंप्लीट कर गया। वृषण में इतनी चीजें पढ़नी थी। बहुत ध्यान से इसको पढ़ते रहना। एक बार फिर बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। हमने बताया भैया कि वृषण के अंदर 200 से 250 पालिकाएं हैं। पालिका के अंदर अंतराली अवकाश है, शुक्रजनक नलिका है। अंतराली अवकाश 3 भागों से बना हुआ है, अंतराली कोशिका, भक्षाणु कोशिका और आपका मतलब रक्त वाहिनियां। ये 3 चीजें अंतराली अवकाश में होती हैं। शुक्रजनक नलिका में स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका होती है। खत्म हो गई बात। शुक्रजनक नलिका स्पर्म बनाती है, खत्म बात। सर्टोली कोशिका क्या बनाती है? विकासशील ऊतक को पोषण देगी, है ना, नर्स कोशिका भी कहते हैं, स्तनधारियों में ही बस होती है। मृत शुक्राणुओं का भक्षण भी करेगी, वृषण रोधक का आधार भी है ना, और इनहिबिन हार्मोन भी मुक्त करती है और टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन हार्मोन में बदलता है। ये वही कोशिका का काम है। लीडिक कोशिका, अंतराली कोशिका एंड्रोजन हार्मोन्स मुक्त करती है और हार्मोन शुक्राणु जनन को प्रारंभ करता है। इस तरीके से आपके पॉइंट को बनता है। LH FSH को तो फिर अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये कहानी हो गई। अब हमारे पास में एक और चीज बची, चौथी संरचना, बाह्य जनन अंग। अब बाह्य जनन अंग के बारे में कितनी बातें पढ़ी जा सकती हैं? बहुत छोटी सी चीज है बाह्य जनन अंग, उसको एक बार बस यहां पे ध्यान देखकर समझ सकते हैं तो हम चीजों को बना लेंगे।
देखो बच्चे, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मूत्र मार्ग, ये बीच में आता है। इज अ कॉमन पाथवे ऑफ मेल में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बच्चों में ना बड़ा पता नहीं कंफ्यूजन क्यों पैदा कर देता है। ये है मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग की संरचनाओं को जब अपन देखते हैं, ठीक है, ये मतलब पेनिस का भाग है, बाह्य जननांग जिसे अपन कहते हैं, और बाह्य जननांग में अपन यहां पर मुख्य रूप से पेनिस को पढ़ते हैं, ठीक है, लिंग जो पढ़ते हैं उसी को पढ़ेंगे। तो इसमें कितनी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। पहली चीज ये भाग आता है, इसे अपन कहते हैं मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के बारे में कहा जाएगा यह शुक्राणु के लिए भी, नॉट ओनली शुक्राणु, वीर्य पूरा लिख लेना, यह वीर्य और किसके किसके लिए, कौन कौन आता है इसमें से, वीर्य प्लस मूत्र की सामान्य वाहिनी है, सामान्य मार्ग है, दोनों का सामान्य मार्ग है, कॉमन मार्ग है कि दोनों के पास में वीर्य भी यहीं से आता है, मूत्र भी यहीं से आता है, इसे अपन मूत्र मार्ग कहते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहते हैं इसको, ठीक है भाई। इनके ऊपर स्किन का एक आवरण पाया जाता है, त्वचा का आवरण पाया जाएगा यहां पर। इस आवरण को हम अग्रच्छद कहते हैं, अग्रच्छद कहते हैं। अग्रच्छद का मतलब होता है फोर स्किन। ये जनरली प्रोटेक्शन देने का काम आता है, और यही चीज जो है ना बहुत सारे कास्ट में इसे काट के अलग भी कर देते हैं। ये अग्रच्छद है, ये स्किन उसे ढकने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हाँ, दोनों एक ही मार्ग से आता है, कभी मूत्र आएगा कभी वीर्य आता है, दोनों के पास एक ही मार्ग है। महिलाओं में मतलब फीमेल्स में इसके दो अलग अलग मार्ग है, दो अलग अलग मार्ग है, लेकिन इस नर में केवल एक ही मार्ग है, एक ही जगह से आता है, दो अलग अलग मार्ग नहीं है, ठीक है, अग्रच्छद कहते हैं। ये फिर अगला भाग जो होता है इसे अपन कहते हैं बेटा ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस का मतलब होता है, इसे हम कहते हैं शिश्न मुंड, और शिश्न मुंड के बारे में कहा जाता है इज अ मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन, सबसे ज्यादा संवेदी और संवेदी सेक्सुअल संवेदी अंग होता है, अंग है। मेल में अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा संवेदना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट किसमें होती है, तो वो होती है ग्लैंस पेनिस में, शिश्न मुंड में होती है, ठीक है, शिश्न मुंड में होती है। शिश्न मुंड के भी ऊपर एक आवरण पाया जाता है, शिश्न मुंड के ऊपर भी एक पतला सा ऐसा मान लेते हैं आवरण पाया जाता है, और इस आवरण को कहते हैं भैया कि प्रीब्यूस कहलाता है, ठीक है, मतलब इसे उसको भी अपन उसके ऊपर भी प्रीब्यूस कहते हैं। प्री मतलब इसको नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन प्रीब्यूस याद रख लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे की संरचना है, इनके बीच बीच में कुछ स्पॉन्जी उतक पाए जाते हैं, इनके बीच बीच में कुछ यहां पर स्पॉन्जी उतक पाए जाते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे इसी में ना पूरा रक्त भर जाता है, ये है स्पॉन्जी, विशेष स्पॉन्जी उतक। ये स्पॉन्जी उतक ऐसे होते हैं कि अगर इनके बीच में पूरा ब्लड भर जाएगा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे पूरा इसमें ब्लड भर जाता है, तो जब ये ब्लड भर जाता है तो इससे क्या है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, अपने साइज से 4 गुना 3 गुना 5 गुना बड़ा हो जाता है, ये इरेक्शन आ जाता है इसमें, ये इस भाग में इस जगह पे ब्लड भर जाएगा तो, और जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट खत्म होती है ये रक्त वापस चले जाते हैं, और वापस जाने के बाद ये वापस अपने साइज में आ जाता है। ये वापस आ जाता है, इस तरीके से पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वापस चला जाता है, वापस चला जाता है। इसको लिखा नहीं क्या हम लोगों ने, अरे एक मिनट रुको, प्रीप्यूस, ठीक है, सीई प्रीप्यूस। हाँ, तो विशेष स्पंजी उतक होते हैं, इसमें याद रखना मैथुन के दौरान, या फिर आप इसे लिख सकते हैं सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान, उत्तेजना, कोई भी उत्तेजना, सेक्सुअल उत्तेजना के दौरान रक्त जो है दौरान यहां रक्त भर जाता है, रक्त भर जाता है रक्त, जिससे यह आकार में बड़ा हो जाता है, यह आकार में बड़ा हो जाएगा,
बड़ा हो जाता है और देन इसके बाद, ठीक है, उत्तेजना के खत्म होने पर, उत्तेजना के खत्म होने पर रक्त वापस चला जाता है, रक्त वापस जाता है और ये वापस अपनी साइज में आ जाता है और यह वापस, बहुत छोटी सी लाइन है इसलिए ऐसे हल्का सा लिख दिया, वापस अपने आकार में आ जाता है। तो ये छोटी सी चीज आप लोगों से पूछी जाएगी, आकार में आ जाता है और लगभग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा यहां पर ये कहानी क्लियर हो गई है। ठीक है, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना हमको पढ़ना था वो सारी बात हमने यहां पर पढ़ ली है और इस तरीके से पॉइंट पे यहां पर याद रखना है। ठीक है बॉस, तो यहां पर कहानी कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आपका पूरा भाग, बाह्य जननांग, अंतः जननांग, ये वो वगैरह, हाँ वो कॉर्पस कैलोसम वो सब नहीं जरूरत है बेटा सचिन पूनावाल, क्यों इतना डिटेल पढ़ोगे, जितनी जरूरत है उतना याद रखो ना। पूरे साइज का, शेप का उसकी कभी क्वेश्चन नहीं आते सचिन, तो वो जानने के, मैं बताने को बहुत कुछ बता दूं, इसके अंदर तो लाखों चीजें और भी हैं पढ़ाने की, क्यों जरूरत है उसकी, नहीं जरूरत है, बस इसका बस इतनी चीजें आपके मेन के काम की आती है कि इतने पोर्शन आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर इसके भाग, वो आर्टरीज है ना, और जो उनके पास है कर्वनोसम जिसे अपन कहते हैं, एल्ब्यूजिनिया, स्पॉन्जिसम, ये सब उतने काम की नहीं है जितना आपको बस पढ़ना है। ठीक है, इतना ही पार्ट आप लोग को पढ़ना है। ठीक है बस, इतनी बात आप लोग ध्यान पे रख लेना, तो आपका कहानी, मतलब वो डायग्राम देख लेना एक बार, अगर तुमको लगे कि पढ़ने लायक है, मतलब मेरे को नहीं लगता, तो मैं जितनी चीजें काम की हैं वो बता दिया मैंने, यहां पर वो चीज जरूरी नहीं है। देखो मेरे को पढ़ाने में क्या ही है यार, 2 मिनट का एक डायग्राम बना के पढ़ा दूंगा, नहीं आते क्वेश्चन जबरदस्ती का पढ़ोगे और उसके बाद आप लोगों को बड़ा दिमाग खराब होगा याद करने में। अगर आप लोगों ने कभी पहले पढ़ा है तो एक बार पढ़े रहो, और जब नहीं है जरूरत तो अगर नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ो उसको, अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से याद है, यहां पर आप लोग को पॉइंट बनेगा। ये शिल्पी यादव और नरेश यादव कौन है, गुंडे लोग बन रहे हो कुछ भी, चलो चुपचाप पढ़ो यहां पर। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ाऊंगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके हिसाब से आपको चीजें बनानी है। डन बात, क्लियर, खत्म, क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? ठीक है बॉस, यहां तक क्लियर है? फटाफट बोलो, यहां तक पारे पॉइंट होते नहीं बच्चे? देखो जो चीज काम की है वो सब मैं वैसे ही बता देता हूं, नहीं काम का क्यों जरूरत है, वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, क्यों पढ़ोगे सब कुछ, कभी भरोसा किया करो, जिस चीज की जरूरत है मैं वैसे ही बता देता हूं तुम लोग को। ठीक है, तो उन चीजों को आपको ध्यान पे रखना है, पक्का बात? डन, चलो बॉस, तो यहां तक क्लियर हो गई। अब हम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो यहीं पर साथ ही साथ में शुक्राणु जनन को भी पढ़ लेते हैं, शुक्राणु जनन भी हमें समझ में आ जाएगा, और फिर मैं मादा जनन पढ़ाऊंगा और फिर मादा का अंडाणु जनन पढ़ाऊंगा। तो यहां पर आप लोगों को कल मैं एनसीईआरटी हाईलाइट करवा दूंगा। चलो अब चूंकि मेल को ही पढ़ रहे हैं तो मेल की पूरी कहानी खत्म कर देते हैं और यहां पर शुक्राणु जनन को स्टार्ट करते हैं। शुक्राणु जनन जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुरू कर दें? क्या बोलती है पब्लिक? स्पर्मेटोजेनेसिस, मादा को मादा के साथ और पुरुष के अंगों के साथ में अपन इसको पढ़ लेंगे भाई। ठीक है, तो देखो शुक्राणु जनन जब स्पर्मेटोजेनेसिस अपन स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ने की है, क्या क्या पढ़ने का है, क्या क्या चीज आप लोगों को इसमें जानने की है, कितनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, यह प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है। तो यह प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है जी? यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यह प्रक्रिया क्या बोल रहा था मैं, यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है 12 से 13 साल की उम्र में। 13 साल यानी आप इसे लिख सकते हो यौवनारंभ में। कहां स्टार्ट होती है बेटा? यौवनारंभ में प्रारंभ होती है। बहुत बड़ा सवाल आता है कि मादा में कब होती है, तो मादा में भ्रूणावस्था में हो जाती है, पर नर में जो है ये यौवनारंभ में प्रारंभ होती है। कहां होती है यह प्रक्रिया? यह शुक्रजनक नलिका में होती है। कहां होती है बेटा? शुक्रजनक नलिका में होती है, शुक्रजनक नलिका में होती है। याद रखना, कितना भी चीजें पढ़ लो लेकिन अंततः याद रखना तुम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम के इर्द गिर्द ही रहो।
ठीक है, उसे इर्द गिर्द ही तैयार रखो। यहां पर अगर आप उसके इर्द गिर्द नहीं रहोगे तो बहुत सारा चीज आप लोगों को यहां पर मिस हो जाती है। वो याद रखना जिसने कभी पहले पढ़ रखा है, अगर वो समझ में है तुम्हें तो पढ़े रहो, कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं और हमें सामने एग्जाम एकदम क्लियर है, तो हम उतने ही बारे में यहां पर अरे बताएंगे ना रविंद्र पटेल, थोड़ा प्रक्रिया तो हो जान दो, फिर प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करता है वो भी बताएंगे। शुक्रजनक नलिका में होता है। शुरू कर दे फिर चलो आ जाओ। तो पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर हम उसको अगर डिटेल करेंगे। तो देखो बंधु, हमारे पास एक कोशिका थी जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया। सारे बच्चे बहुत ध्यान से इस डायग्राम को बनाओगे, जितना अच्छा ये डायग्राम बनाओगे उतना ही कम थ्योरी लिखना पड़ेगा। स्पर्मेटोगोनिया, और फिर मैं अंत में बता दूंगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन जो है उनके ऊपर सवाल आता है। स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है? द्विगुणित। गुणसूत्र कितने होंगे इसके पास? 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ये कार्यक्रम होती है। स्पर्मेटोगोनिया बनने से पहले ये अब एक ही स्पर्मेटोगोनिया है, ऐसे में तो यार लिमिटेड है, सब मर जाएंगे। तो पहले अपनी संख्या को बढ़ाता है, पहले अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो अपने से 2, 4, 10, 20, 100, 200, 500 ऐसा करके खूब सारी कोशिकाएं बना लिया। क्या आप मुझे बताओगे कि कितना कौन सा विभाजन इनके बीच में हो रहा है? ये विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। ये विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है ये? समसूत्री विभाजन। अरे कहो समसूत्री विभाजन, ठीक है भाई। जबकि अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इस प्रावस्था को हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। बहुत छोटे से क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत ध्यान से सुनते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये गुणन प्रावस्था है, ठीक है भाई। अब क्या किया इसने? अपनी संख्या तो बढ़ाई, बहुत सारे बना लिया। इसका नाम रख दिया इसने स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम रख दिया इसका भाई, है ना। बहुत सारी संख्या में बन गया है, स्पर्मेटोगोनियम बना दिया उसका नाम। अब क्या करें? अब इसने अपनी आकृति को थोड़ा सा बढ़ाया। तो जब थोड़ा सा बढ़ाया विभाजन करने से पहले, इस अवस्था को हम कहते हैं वृद्धि। अभी सिर्फ सिंपल सुन लो, है ना, कल फिर मैं डिटेल करूंगा, इसको हम समझेंगे। ये है वृद्धि अवस्था, ठीक है भाई। वृद्धि कर लिया, अब यहां से ये विभाजन करेगा। विभाजन किया है तो सबसे पहला विभाजन हुआ है अर्धसूत्री, और आपको पता है अर्धसूत्री प्रथम 2 बराबर अगुणित कोशिका की वजह से होता है। 2 बराबर अगुणित कोशिका की वजह से होता है, और जब 2 बराबर अगुणित कोशिका की वजह से होगा तो यहां पर इसका नाम क्या पड़ता है आपको पता है? इसका नाम है मेरे बच्चे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन करके जो बना है उसका नाम है द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का मतलब इंग्लिश नाम होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बढ़िया है। फिर ये आगे जाकर और विभाजन करेगा, और इन लोगों ने 4 कोशिकाएं वो भी अगुणित बनानी है, और 4 केंद्रक जब अगुणित बनाएंगे तो ये विभाजन कौन सा विभाजन होगा? सभी जानते हो, बहुत सिंपल सी बात है, अर्धसूत्री द्वितीय। कौन सा विभाजन है बेटा? अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन इसका नाम है। समझ में आ रहा है? अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन इसका नाम है। अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन से जिस कोशिका का निर्माण हुआ है, ये पहली कोशिका थी, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका थी, और चौथी कोशिका का नाम होता है शुक्राणु पुरुषु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटिड कहते हैं। अब यहां तक जो कार्यक्रम हुआ है इसे हम कहते हैं प्रचुरोद भवन। ये जो अवस्था है इसका नाम है प्रचुरोद भवन।
यानी प्रोलिफरेशन, विभाजन समाप्त हो गया, विभाजन समाप्त हो गया। फिर से देखना, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, उसने समसूत्री विभाजन किया, प्रक्रिया का नाम समसूत्री विभाजन है, सबको अपने अपने बॉक्स में याद रखना। पहले विभाजन हुआ था समसूत्री, फिर हुई है वृद्धि, फिर इनके बीच में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, वृद्धि के बाद अर्धसूत्री प्रथम हुआ है, फिर अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ है और शुक्राणु पुरुषु बनके तैयार है, शुक्राणु पुरुषु बनके तैयार हैं। पहली कोशिका का नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, फिर बना स्पर्मेटो बहुत सारे गोनियम, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, फिर बना शुक्राणु पुरुषु, फिर कौन बना, शुक्राणु पुरुषु बना है। अब जब हम आगे की तरफ में जाएंगे तो यहां पर विभाजन के बाद एक नई प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे विभेदन, और विभाजन की प्रक्रिया का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इंग्लिश नाम याद रखना क्योंकि हिंदी नाम बहुत कंफ्यूजन होता है। स्पर्मियोजेनेसिस होता है और ये अपनी पूंछ, हाथ, पैर, दुनिया भर की चीजें बनाने के बाद इसका नाम होता है शुक्राणु, यानी स्पर्मेटोजोआ। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना। इतनी चीजें अगर दिमाग में याद रखना, 2, 3, 4 का मतलब, अरे संख्या, कोशिका का नाम लिख दिया जी, पहली कोशिका स्पर्मेटोगोनिया है, दूसरी कोशिका प्राथमिक है, फिर तीसरी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, फिर शुक्राणु पुरुषु और आखिरी में 5वें नंबर की कोशिका बन गई और ये 5वें नंबर की कोशिका है स्पर्मेटोजोआ। यहां तक क्लियर है? अगर नहीं है तो एक बार और आपको मैं एकदम सादी वाली भाषा में बताता हूं, फटाफट समझना, ठीक है बच्चे? देखो, हमारे पास सबसे पहले भाग था स्पर्मेटोगोनिया, ठीक था? स्पर्मेटोगोनिया से फिर हमने बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बना ली ना, स्पर्मेटोगोनिया ही बना ना, दूसरी कोशिका भी स्पर्मेटोगोनिया बनी। स्पर्मेटोगोनिया के बाद कौन बना? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। कौन बना था? बताओ, कोशिका का नाम बताओ, लाइन से पूछा जाएगा। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है भाई। फिर कौन बना? फिर बना था हमारे पास में द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। फिर कौन बना था हमारे पास? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी ठीक है। फिर इसके बाद कौन बना? इसके बाद हमारे पास में बना है शुक्राणु पुरुषु, ठीक है? शुक्राणु पुरुषु के बाद कौन बना? उसके बाद बन गया शुक्राणु। तो ये क्रम है कि पहले कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, ये आपके साथ में लिखा रहना चाहिए। तो सबसे पहले एक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक शुक्राणु, द्वितीयक शुक्राणु, तृतीयक शुक्राणु पुरुषु, फिर शुक्राणु। ये द्विगुणित होता है, ये भी द्विगुणित होता है, ये भी द्विगुणित। इनके द्विगुणित अगुणित पे बहुत पूछा जाएगा। शुरू के 3 द्विगुणित, उसके बाद के 3 अगुणित। डन। शुरू के 3 द्विगुणित और उसके बाद के अगुणित। फिर आएगा प्रक्रिया का नाम लिख दो। तो प्रक्रिया का नाम यहां पर की जो प्रक्रिया, अच्छा प्रक्रिया कौन कौन सी हुई है? तो इनके बीच में प्रक्रिया हुई है भैया समसूत्री, इनके बीच में हुआ है समसूत्री विभाजन। फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था वृद्धि, और फिर क्या हुआ था? फिर हुआ था अर्धसूत्री प्रथम, और अर्धसूत्री प्रथम के बाद क्या हुआ था? अर्धसूत्री प्रथम हुआ था, प्रथम। फिर कौन हुआ था? फिर हुआ था अर्ध सूत्री द्वितीय। क्या हुआ था बेटा? अर्धसूत्री द्वितीय। और उसके बाद हुआ था यहां पर विभेदन, और विभेदन का अभी एक नाम मैंने बताया है स्पर्मियोजेनेसिस। ये बात याद रखना कि मेरे पास अगर एक स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट करूंगा मैं, तो अंत में जो है ना 4 शुक्राणु बनेंगे, 4 शुक्राणु बनेंगे। दैट्स ऑल, ये बात याद रखना। और इससे पहले की प्रक्रिया को गुणन प्रावस्था कहते हैं, विभाजन नहीं बनेगा। ये N का मतलब यार द्विगुणित,
द्विगुणित, अगुणित, इसके पास गुणसूत्रों की संख्या बताओ, 2n का मतलब 46, इसके पास भी 46, अब 46 का मतलब पूछ देना थोड़ी देर में मेरे से। गुणसूत्र है 46, इसके पास भी कितना 46, इसके पास कितना होगा 23 गुणसूत्र, इसके पास कितना होगा 23 गुणसूत्र, इसके पास होगा 23 गुणसूत्र। सवाल मैक्सिमम इस डायग्राम से आएंगे, पढ़ना आपको ये वाला पड़ेगा, इस तरीके से पॉइंट बनता है और इस तरीके से चीजों को आपको याद रखना पड़ता है। पक्की बात है बच्चे? लोब्स के इनर होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, इंटरस्टिशियल, हाँ लोब के तो अंदर ही रहेगी, पालिका के अंदर रहेगी, पर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। ठीक है बॉस, तो इस तरीके से ये कहानी बनती है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद कल फिर मादा जनन तंत्र और बाकी विषयों पे, और इसके अभी और भी बात बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन आया, किसने इसे मेंटेन किया, किसने इसे आगे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं फिर। ठीक है बॉस, शुक्राणु पुरुष नहीं कर सकता निषेचन बेटा, शुक्राणु पुरुष निषेचन नहीं कर सकता। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।